हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 17वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। भारती नाव पर आकर इस तरह बैठ गई जैसे सपनों में खोई हो। नदी के पूरे रास्ते वह बराबर चुपचाप ही बैठी रही। रात का शायद तीसरा पहर हो चुका था। आकाश के असंख्य नक्षत्रों के प्रकाश से पृथ्वी का अंधकार स्वच्छ होता चला आ रहा था। नाव जाकर उस पार के घाट पर लग गई। हाथ पकड़कर भारती को उतार चुकने पर सव्यसाची स्वयं भी उतरने को तैयार हो रहे थे कि उसी समय भारती ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है भैया, मैं खुद चली जाऊंगी। सव्यसाची ने पूछा, अकेली जाते समय डर नहीं लगेगा? भारती बोली, लगेगा, लेकिन इसके लिए तुमको चलने की जरूरत नहीं है। सव्यसाची ने कहा, थोड़ी दूर ही तो चलना है, चलो ना, तुम्हें झटपट पहुंचा आऊं बहन। इतना कहकर उन्होंने ज्यों ही नीचे सीढ़ी पर पैर बढ़ाया तो भारती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचाओ भैया, तुम मेरे साथ चलकर मेरे भय को 1000 गुना मत बढ़ाओ, तुम घर चले जाओ। वास्तव में साथ जाना अत्यंत संकट का काम था, इसमें संदेह नहीं था। इसी कारण डॉक्टर ने भी जिद नहीं की, लेकिन भारती के चले जाने के बाद भी वे नदी किनारे स्थिर भाव से खड़े रहे। घर पहुंचकर भारती ने ताला खोलकर अंदर कदम रखा, दीपक जलाकर चारों ओर सावधानी से निरीक्षण किया। उसके बाद किसी तरह बिछौना बिछाकर लेट गई। शरीर थक गया था, दोनों आंखें थकान से मुंदी जा रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरह नींद नहीं आई। घूम फिर कर सव्यसाची की यही बात उसे बार बार याद आने लगी कि परिवर्तनशील संसार में सत्य की उपलब्धि नाम की कोई शाश्वत वस्तु नहीं है। जन्म है, मरण है, युग युग में समय समय पर उसे नया रूप धारण करके आना पड़ता है। अतीत के सत्य को वर्तमान में भी सत्य स्वीकार करना चाहिए, यह विश्वास भ्रांत है, यह धारणा कुसंस्कार है। भारती मन ही मन बोली, मानव की आवश्यकता के लिए, अर्थात भारत की स्वाधीनता की आवश्यकता के लिए नए सत्य की सृष्टि करना ही भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा सत्य है। अर्थात इसके सामने कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी उपाय या कोई भी अभिसंधि है ही नहीं है। यह जो कारखानों के गंदे कुली मजदूरों को सत्य मार्ग पर लाने का उद्यम है, यह जो उनकी संतान को विद्या शिक्षा देने का आयोजन है, उनके लिए यह जो रात्रि पाठशालाएं हैं, इन सब का लक्ष्य कुछ और ही है। इस बात को निसंकोच स्वीकार कर लेने में सव्यसाची को कोई दुविधा नहीं हुई, लज्जा महसूस नहीं हुई। पराधीन देश की मुक्ति यात्रा में पथ चुनने की छानबीन कैसी? एक दिन सव्यसाची ने कहा था, पराधीन देश में शासकों और शासितों की नैतिक बुद्धि जब एक हो जाती है, तब देश के लिए इससे बढ़कर दुर्भाग्य की और कोई भी बात नहीं होती। भारती उस दिन इस बात का अर्थ नहीं समझ सकी थी, आज वह मतलब उसके सामने स्पष्ट प्रकट हो गया। घड़ी में 3 बज गए। इसके बाद वह कब सो गई पता नहीं, लेकिन उसे यह याद रहा कि नींद के आवेश में उसने बार बार यह दोहराया था, भैया तुम अति मानव हो, तुम्हारे ऊपर मेरी भक्ति, श्रद्धा और स्नेह हमेशा अचल बना रहेगा, लेकिन तुम्हारी इस विचार बुद्धि को मैं किसी तरह भी ग्रहण न कर सकूंगी। भगवान करे तुम्हारे हाथों से ही देश को मुक्ति मिले, लेकिन अन्याय को कभी न्याय की मूर्ति बनाकर खड़ा मत करना। तुम महान पंडित हो, तुम्हारी बुद्धि की सीमा नहीं है, तर्क में तुमको जीता नहीं जा सकता।
तुम सब कुछ कर सकते हो। विदेशियों के हाथ से, पराधीनों के हाथ से पराधीनों को जितनी लांछना मिलती है, दुख के इस सागर में हमारा प्रयोजन कितना है? देश की लड़की होकर क्या मैं यह नहीं जानती भैया? इसलिए अगर आवश्यकता को ही सर्वोच्च स्थान देकर दुर्बल चित्त मनुष्यों के सामने अधर्म को ही धर्म बना डालोगे, तो फिर इस दुख का तुम्हें कभी अंत ही नहीं मिलेगा। दूसरे दिन जब भारती की नींद टूटी, दिन चढ़ चुका था। लड़के दरवाजे के बाहर खड़े होकर पुकार रहे थे। झटपट हाथ मुंह धोकर वह नीचे आ गई। दरवाजा खोलते ही कुछ छात्र छात्राएं पुस्तकें स्लेटें लिए अंदर आ गए। उन्हें बैठने को कहकर भारती कपड़े बदलने ऊपर जा रही थी कि तभी होटल के मालिक सरकार महाराज आ गए। बोले, अपूर्व तुमको कल रात से ही? भारती ने बात काट कर पूछा, रात को आए थे? महाराज बोला, आज भी सवेरे से बैठे हैं, भेज दूं? भारती का मुंह उतर गया। बोली, मुझसे उन्हें क्या काम है? ब्राह्मण ने कहा, वह तो मैं नहीं जानता बहन जी, शायद उनकी माँ बीमार है, उसी के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। भारती अप्रसन्नता से बोली, माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। अपूर्व बाबू को वह अच्छी तरह पहचानता था। वे संभ्रांत व्यक्ति हैं। पिछले दिनों इसी घर में उनके स्वागत सत्कार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज इस असंतोष भरे भाव का कारण वह नहीं समझ सका। बोला, मैं जाकर उनको भेज देता हूँ। यह कहकर वह जाने लगा तो भारती बोली, इस समय लड़के लड़कियां आ गए हैं, उनको पढ़ाना है, कह दो इस समय भेंट नहीं होगी। ब्राह्मण बोला, फिर दोपहर या शाम को मिलने के लिए कह दो। भारती बोली, नहीं, मेरे पास समय नहीं है। इस प्रस्ताव को यहीं समाप्त करके वह ऊपर चली गई। स्नान करने के बाद तैयार होकर घंटे भर बाद वह जब नीचे उतरी, तब तक लड़के लड़कियों से कमरा भर गया था और उनके पढ़ने की आवाजों से सारा मोहल्ला गूंज उठा था। भारती पढ़ाने के लिए बैठी, लेकिन मन नहीं लगा। पाठ देने में और सुनने में उसे आज केवल असफलता ही नहीं, बल्कि आत्मवंचना सी मालूम होने लगी और सभी भावनाओं के बीच-बीच में आकर अपूर्व की चिंता लगातार बाधा पहुंचाने लगी। उसे इस प्रकार लौटा देना अशोभनीय ही क्यों ना हो, उसे प्रश्रय देना बहुत बुरा है। इस विषय में भारती के मन में किसी भी बहाने से भेंट करके वह पहले के अस्वाभाविक संबंध को और भी विकृत कर देना चाहता है। नहीं तो अगर माँ बीमार है तो वह यहाँ बैठा क्या कर रहा है? माँ तो उसकी है, भारती की तो है नहीं। माँ की खतरनाक बीमारी का समाचार पहुंचाकर उनकी रोगशैया के पास पहुंचना पुत्र का प्रथम और प्रधान कर्तव्य है। यह विषय क्या दूसरे से परामर्श करके समझना होगा? उसे यह बात याद आ गई कि रोग के मामले में अपूर्व बहुत डरता है। उसका कोमल मन व्यथा से व्याकुल होकर बाहर से कितना ही क्यों ना छटपटाता रहे, रोगी की सेवा करने की उसमें ना तो शक्ति है और ना साहस। यह भार उस पर सौंप देने के समान सर्वनाश और नहीं है। भारती यह सब जानती थी। वह यह भी जानती थी कि अपनी माँ को अपूर्व कितना प्यार करता है। माँ के लिए वह जो ना कर सके, ऐसा कोई भी काम संसार में उसके लिए नहीं है। उनके ही पास न जा सकने का अपूर्व को कितना दुख है, इसकी कल्पना करके एक ओर उसके मन में जिस प्रकार करुणा पैदा हुई, दूसरी ओर इस असहनीय भीरुता से क्रोध के मारे उसका सारा शरीर जलने लगा। भारती ने मन ही मन कहा, सेवा नहीं कर सकता तो क्या इसी कारण बीमार माँ के पास जाने में कोई लाभ नहीं है? इसी उपदेश की क्या अपूर्व मुझसे प्रत्याशा करता है? भूख ना होने के कारण आज भारती ने रसोई बनाने की चेष्टा नहीं की। दिन का जब तीसरा पहर बीत चला, तब एक घोड़ा गाड़ी आकर
उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई। भारती ने ऊपर की खिड़की से देखा तो आश्चर्य और आशंका से उसका हृदय भर उठा। गठरी पोटरी आदि अपना सारा सामान गाड़ी की छत पर लाद कर शशि आधमका था। पिछली रात के हंसी मजाक को संसार में कोई भी मनुष्य ऐसी वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है, शायद भारती इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भारती नीचे उतरकर बोली, यह क्या शशि बाबू? शशि बोला, मकान छोड़कर आ रहा हूँ। फिर गाड़ीवान को आदेश दिया, सामान ऊपर ले जाओ। भारती बोली, ऊपर जगह कहाँ है शशि बाबू? शशि बोला, बहुत अच्छा, तो नीचे के कमरे में रख दो। भारती बोली, नीचे के कमरे में तो पाठशाला है। शशि चिंतित हो उठा। भारती ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, एक काम किया जाए शशि बाबू, होटल में डॉक्टर का कमरा खाली है, आप वहाँ अच्छी तरह रहेंगे, खाने पीने का भी कष्ट नहीं होगा। चलिए। शशि बोला, लेकिन कमरे का किराया तो देना होगा। भारती हंसकर बोली, नहीं, भैया 6 महीने का किराया दे गए हैं। शशि प्रसन्न न होते हुए भी इस व्यवस्था से सहमत हो गया। सारे सामान के साथ कवि को महाराज के होटल में प्रतिष्ठित करके भारती ऊपर अपने सोने के कमरे में लौट आई। दूसरे दिन जब नींद टूटी तब भूखे रहने के कारण कमजोरी से उसका शरीर थका हुआ था। जिस आदमी से भारती की माँ ने विवाह किया था वह बड़ा दुराचारी था। उसके साथ इकट्ठे बैठकर ही भारती को भोजन करना पड़ता था। फिर भी किसी बासी या अस्वच्छ वस्तु को उसने कभी अपना खाद्य पदार्थ नहीं बनाया। छुआछूत की भावना उसमें नहीं थी, लेकिन जहाँ-तहाँ जिस-जिस के हाथों का भोजन ग्रहण करते हुए उसे घृणा होती थी। माँ की मृत्यु के बाद से वह अपने ही हाथ से रसोई बनाकर खाती थी, लेकिन आज रसोई बना पाने की शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। इसलिए होटल में रोटी और कुछ तरकारी तैयार कर देने के लिए उसने महाराज के पास सूचना भेज दी। दासी भोजन की थाली लेकर आई तो भारती ने अपनी थाली और कटोरी लाकर मेज पर रख दी। दासी ने दूर से ही उसकी थाली में रोटी और कटोरी में तरकारी डालकर कहा, लो भोजन कर लो। भारती ने बड़ी नरमी से कहा, तुम जाओ, मैं खा लूंगी। दासी बोली, जाती हूँ। नौकर तो बाबू के साथ चला गया था, अकेले धोना मांजना सब किया। लौटकर 20 रुपए मेरे हाथ में देकर बाबू रो कर बोले, दाई, अंत समय में तुमने जो किया उतना माँ की बेटी भी पास रहते हुए नहीं कर सकती थी। वे रोने लगे तो मैं भी रोने लगी। बहन जी, आह, कितना कष्ट उठाया। परदेश की भूमि, कोई अपना आदमी पास नहीं, समंदर का रास्ता, तार भेज देने से ही तो बहू बेटे उड़कर आ नहीं सकते थे। उन लोगों का भी क्या दोष है? भारती का हृदय उद्वेग और अज्ञात आशंका से बर्फ सा हो गया, लेकिन मुंह खोलकर वह कुछ भी न पूछ सकी। दासी कहने लगी, महाराज जी ने बुलाकर कहा, बाबू की माँ बहुत बीमार है, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा ज्ञाना। मैं तब नहीं ना कह सकी। एक तो निमोनिया की बीमारी, उस पर धर्मशाला की भीड़, जंगले की वाड़ सब टूटे हुए, एक भी बंद नहीं होता था। कैसा संकट आ गया। 5 बजने पर प्राण निकल गए, लेकिन मैं इसके बाबुओं को खबर देते बुलाते बुलाते शव उठा रात को 2-2:30 बजे। उनके लौट कर आने पर दिन चढ़ आया था। अकेली मुझे ही सब धोना पोंछना। भारती ने पूछा, क्या अपूर्व बाबू की माँ मर गई? दासी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ बहन जी, मानो उनके लिए बर्मा में जमीन खरीद ली गई थी। वही जो एक कहावत है, ताहीं तहाँ ले जाए। ठीक यही बात हुई। इधर से अपूर्व बाबू ने प्रस्थान किया, उधर वे भी लड़के से झगड़ा करके जहाज पर बैठ गई। बस एक नौकर साथ था। जहाज में ही बुखार आ गया। धर्मशाला में उतरते ही एकदम बेहोशी छा गई।
घर पहुंचते ही बाबू वापसी के जहाज से लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा माँ जा रही है। वास्तव में चली ही गई, लेकिन अब बातें करने का समय नहीं है बहन जी। इसी समय सभी बाहर निकल पड़ेंगे, फिर शाम को आऊंगी, कहकर वह चली गई। भोजन की थाली उसी तरह पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी-बड़ी बूंदें गालों पर से झर-झर नीचे गिरने लगी। अपूर्व की माँ को उसने कभी देखा नहीं था। पति, पुत्र के कारण उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट उठाया था। इसके अतिरिक्त उनके संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती थी। लेकिन कितनी ही बार अपने एकांत कमरे में रात के समय जागती हुई उसने उस बूढ़ी विधवा स्त्री के संबंध में कितनी ही कल्पनाएं की थी। सुख के समय नहीं, दुख के समय में भी अगर उनसे भेंट हो, जब उसके सिवा उनके पास और कोई ना हो, तब ईसाई होने के कारण वह कैसे दूर हटा सकती है? यह बात जान लेने की उसकी बड़ी साध थी। बड़ी साध थी कि दुर्दिन की उस अग्नि परीक्षा में अपने पराये की समस्या का वह अंतिम समाधान कर लेगी। धर्म मतभेद ही इस जगत में मनुष्य का चरम विच्छेद है या नहीं, इस सत्य की परीक्षा कर लेने के लिए ही वह चरम दुस्समय उसके भाग्य में आया था, लेकिन वह उसे ग्रहण न कर सकी। इस रहस्य की जीवन में मीमांसा न हो सकी। अपूर्व आज कितना असहाय है, कितना अकेला है। भारती से अधिक इस बात को कौन जानता है? हो सकता है माता के एकाग्र मन का आशीर्वाद ही अब तक कवच की भांति उसकी रक्षा करता चला आ रहा था, लेकिन आज वह भी समाप्त हो गया। भारती ने मन ही मन कहा, यह सब मेरे आकाश कुसुम है, मेरे अवचेतन मन की स्वप्न रचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर भी यह स्वप्न मेरे निर्देशनहीन भविष्य को कितना स्निग्ध श्याम शोभा से सुशोभित किए रखता था, इस बात को मेरे सिवा और जानता ही कौन है? मुझसे अधिक कौन जानता है कि घर पर और बाहर भी अपूर्व आज कितना असहाय है, कितना अकेला है। शायद आत्मीय बंधुओं ने उसे त्याग दिया है। डरपोक, लोभी और नीच विचारों का होने के कारण बंधु बांधवों के बीच वह निंदनीय है। और सब दुखों से बड़ा दुख तो यह है कि उसकी माँ आज इस लोक में नहीं है। भारती को यह बात मालूम थी कि लज्जा के कारण अपूर्व किसी परिचित के पास नहीं जा सकता था, और सारी लज्जा को तिलांजलि देकर वह बार-बार उसी के पास दौड़ा आया था। उद्यम की पटुता, व्यवस्था की श्रृंखला, कार्य की तत्परता, कुछ भी तो नहीं है उसमें। फिर जब धर्मशाला में असह्य निर्जनता और कोलाहल, हर प्रकार के अभावों और असुविधाओं के बीच उसकी माँ की मृत्यु हो गई होगी, तब अकेले उसके वे क्षण किस तरह बीते होंगे, इस बात की कल्पना करके उसकी आंखों के आंसू रोकने पर भी नहीं रुक सके। आंखें पोंछते-पोंछते जो बात उसे अनेक बार याद आई थी, वही बात उसे फिर याद आ गई। सभी दुखों का सूत्रपात मानो अपूर्व की उसके साथ जान पहचान होने के साथ ही हुआ हो, नहीं तो पिता और बड़े भाई की उद्दंडता, उच्च श्रृंखलता के विरुद्ध जब उसने माँ का पक्ष लेकर सैकड़ों दुख सहे थे, तब स्वार्थ बुद्धि ने उसे सत्य से विचलित क्यों नहीं किया? तब दुर्बलता कहाँ थी? अपने कर्माचरण में आस्था और प्रगाढ़ निष्ठा से क्या सचमुच ही वह इतने तुच्छ विचारों का है कि यह सब कुछ माँ का मुंह देखकर ही किया करता था? उसका गंगा स्नान, चोटी रखना, सारे अनुष्ठान भले ही झूठे और आडंबर ही क्यों ना हो, फिर भी वह अपने प्रति किए मजाकों और आक्रमणों को सहकर उन्हें बेकार करके अटल ही बना रहा। इसे क्या अपूर्व के स्थिर मन का प्रमाण माना जा सकता है? फिर आज का मनुष्य बर्मा में आकर ऐसा कैसे हो गया, और इतने दिनों तक उसकी दुर्बलता कहाँ छिपी रही थी? सव्यसाची से
इसका उत्तर पूछने को तत्पर होते हुए भी वह कितनी ही बार पूछ नहीं पाई। केवल कौतूहल के कारण ही नहीं, बल्कि अंतर की व्यथा के बीच से ही उसने कई बार सोचा है कि इस संसार में जो कुछ भी जाना जा सकता है, वह सभी भैया जानते हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान वे ही कर देंगे। केवल संकोच और लज्जा के कारण ही वह अपूर्व के संबंध में उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकी। सोचते सोचते भारती के मन में सहसा एक नया प्रश्न आ गया। कर्म दोष से जबकि सभी अपूर्व के विरुद्ध हैं, तब भी जिस मनुष्य की सहानुभूति उसे मिलती रही, वह है सव्यसाची। लेकिन किस लिए? क्या केवल बहन के प्रति संवेदना होने के कारण? उसका स्नेह पाने योग्य गुण क्या स्वयं अपूर्व ने प्रेम समर्पित कर दिया है? क्या दुर्दिन में सावधान कर देने योग्य पूंजी उसके पास कुछ भी नहीं थी? क्या उसका हृदय इतना कंगाल, ऐसा दिवालिया हो गया था? इसी तरह एक ही स्थिति में बैठे-बैठे जब 2 घंटे बीत गए, तो दासी फिर आ गई। उस समय होटल के ज़रूरी कामों के कारण सभी आलोचनाएँ समाप्त करके जाने का अवसर उसे नहीं मिला था। इस समय उसे कुछ छुट्टी मिल गई है। अपूर्व और भारती के बीच एक रहस्यमय मधुर संबंध है। यह बात आभास और चाल-ढाल से सभी जान गए थे। दासी से भी यह बात छिपी नहीं थी। फिर अचानक ऐसी कौन-सी घटना हो गई कि अपूर्व की इतनी बड़ी विपत्ति के दिनों में भी भारती ने उसकी परछाई तक छूने से इनकार कर दिया। एक स्त्री होते हुए भी इतनी बड़ी बात ना मालूम कर लेने तक ज्ञाना को खाना-पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह किसी बहाने से पहुँच गई। पहले तो अवाक हो गई, फिर बोली, कुछ भी तो तुमने नहीं छुआ, देख रही हूँ। भारती लज्जित होकर झटपट उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं। दासी ने सिर हिलाकर आवाज में करुणा पैदा करके कहा, खाया नहीं जाता बहन जी, मैंने तो सारा कांड अपनी आंखों से देखा है। विश्वास ना हो तो चलकर देख लो, मुंह में मैंने एक भी कौर रखा है या नहीं। भात की थाली ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। उसकी अवांछित संवेदना से भारती के संकोच की कोई सीमा नहीं रही। जोर लगाकर हंसने की चेष्टा करती हुई बोली, किसी से एक गाड़ी मंगवा दो ना दाई। ज्ञाना ने पूछा, शायद जाओगी? भारती बोली, हाँ, जरा जाकर देखूं तो क्या हुआ। ज्ञाना ने कहा, आज सवेरे आकर महाराज जी से कैसी विनती करने लगे थे। मैंने सुनकर कहा, यह कौन सी बात है? मनुष्य के संकट विपत में सहायता ना करूंगी तो कब करूंगी? हाथ का काम पड़ा रह गया। जैसी थी वैसी ही घर से निकल पड़ी। भाग्य तो फिर भी। उन्हीं सब बातों के दोहराए जाने की आशंका से भारती घबरा उठी। बीच में ही रोककर बोली, तुमने संकट के दिनों में जो कुछ किया उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अब देर मत करो दाई, एक गाड़ी मंगवा दो, मुझे जाना है। तब तक घर के काम काज निपटा लेती हूँ। दाई गाड़ी लेने चली गई और दुर्दिन से सहायता पहुंचाने का आग्रह करके यह भी कहती गई कि घर का काम काज आज मैं ही कर जाऊंगी, जबकि खाने पीने की कोई चीज छुई नहीं गई है, तब उनकी भी सफाई कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गाड़ी आ गई तो भारती कुछ रुपए लेकर घर द्वार में ताला लगाकर चल पड़ी। वह धर्मशाला में पहुंची तब दिन था। दूसरी मंजिल के उत्तर में एक कमरा दिखाकर दरबान ने कहा, बंगाली बाबू भीतर ही हैं। और फिर बंगाली महिला को बंगला भाषा में ही समझाकर उसने बताया कि धर्मशाला में 3 दिन से अधिक ठहरने का नियम नहीं है। यह अवधि पूरी हो गई। अगर कहीं मैनेजर साहब को मालूम हो गया तो उसकी नौकरी में भी गड़बड़ी मच जाएगी। इस इशारे का अर्थ समझकर भारती ऊपर के कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा, चीजें और सामान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और अपूर्व कंबल पर औंधा पड़ा है। नई चादर से उसका मुंह ढका है। वह जाग रहा है या सो रहा है,
यह नहीं जान सकी। सुना था साथ में एक नौकर आया है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। भारती ने पुकारा, अपूर्व बाबू। अपूर्व उठकर बैठ गया। उसने भारती के चेहरे की ओर एक बार देखकर और फिर अपने दोनों घुटनों में मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद वह आंखें ऊपर उठाकर सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर मात्र वियोग की असीम वेदना जम गई थी, लेकिन आवेश या चंचलता नहीं थी। शोक से बोझिल गंभीर दृष्टि के सामने इस संसार का सब कुछ मानो उसके लिए एकदम झूठा हो गया है। माँ के आंचल की छाया के नीचे रहने वाले जिस अपूर्व को उसने एक दिन पहचाना था, यह वह अपूर्व नहीं है। भारती आश्चर्य में पड़कर अवाक रह गई। अपूर्व बोला, यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं है भारती, सारी जगह भीगी हुई है, तुम बक्स पर बैठ जाओ। भारती किवाड़ की चौखट पकड़े आंखें झुकाए जिस तरह खड़ी थी उसी तरह खड़ी रह गई। कुछ देर दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर अपूर्व ही बोला, बैठ जाओ भारती। भारती बोली, बैठने पर शाम हो जाएगी। अपूर्व ने कहा, क्या इसी समय चली जाओगी, बैठ नहीं सकोगी? भारती बक्स पर बैठ गई, फिर बोली, माँ यहाँ आई थी, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मेरी छाती के भीतर आग सी जल रही है। इस संबंध में कुछ कहकर मुझे और दुख मत देना। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अपूर्व स्तब्ध हो गया। भारती ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, समय आ गया, माँ चली गई। पहले मैंने सोचा था इस जन्म में कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन तुमको इस तरह फेंक कर भी कैसे रह सकती हूँ। मेरे साथ गाड़ी आई है, उठो, मेरे घर चलो। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपूर्व ने शांत स्वर में कहा, अशौच का झमेला बहुत है, वहाँ सुविधा न होगी भारती। इसके अतिरिक्त इसी शनिवार के स्टीमर से मैं घर वापस चला जाऊंगा। भारती बोली, शनिवार में अभी 4 दिन हैं। माँ की मृत्यु के बाद कुछ झमेला रहता है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन उसे मैं ना सह सकूंगी तो क्या धर्मशाला के ये लोग सहेंगे? चलो। अपूर्व बोला, नहीं। भारती बोली, नहीं कह देने से ही अगर तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली जा सकती तो यहाँ आती ही नहीं अपूर्व बाबू। यह कहकर एक पल चुप रहकर वह फिर बोली, इतने दिनों के बाद तुमसे छिपकर कहने या लज्जित होकर कहने के लिए कोई भी बात नहीं रही। माँ का अंतिम कार्य बाकी है। शनिवार को जहाज से तुम्हें घर वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा मैं यह भी जानती हूँ। मैं तुम्हारी किसी व्यवस्था में बाधा नहीं दूंगी। इस अवसर पर इन कुछ दिनों में भी अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने न रख सकी तो तुम्हारी ही शपथ, लेकिन कह रही हूँ, घर लौटकर मैं आज ही विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। माँ का शोक इससे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं अपूर्व बाबू। अपूर्व खड़ा होकर बोला, नौकर को बुलाओ, सब चीजें और सामान बांध डाले। सामान थोड़ा सा ही था, गाड़ी पर रखने में आधा घंटा नहीं लगा। रास्ते में भारती ने पूछा, भैया नहीं आए? अपूर्व बोला, नहीं, छुट्टी नहीं मिली। भारती बोली, यहाँ की नौकरी छोड़ दी तुमने? अपूर्व ने कहा, हाँ, यही समझो। भारती बोली, माँ का अंतिम संस्कार संपन्न करके क्या घर पर ही रहोगे? अपूर्व बोला, नहीं, माँ अब नहीं है। आवश्यकता से एक दिन भी अधिक मैं उस घर में नहीं रह सकता। यह सुनकर भारती के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।